हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक हीटिंग वेल्डिंग जो है आपके यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और उसका ये टॉपिक है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे दोस्तों डिटेल में इलेक्ट्रिक हीटिंग को लेकर। उसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके सेट्स लगाएंगे, सीरीज लगाएंगे क्वेश्चंस की, जो आने वाले आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि आपके लिए कंसेप्चुअल बेस जो है आपका एक बने और आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो उसी को लेकर आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे दोस्तों डिटेल में। और उसके बाद जैसा कि हम सभी चैप्टर्स के यहाँ पे क्वेश्चन सेट्स लगाते हैं, वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम इनके बेसिक्स पर जानते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग टॉपिक दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है दोस्तों। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, एक नॉर्मल हीटिंग हम करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम जैसे फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं हीट के लिए या फिर कोई भी अदर मेथड यूज़ करते हैं। क्यों हमें दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है? तो इलेक्ट्रिक हीटिंग आप इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ कर एक हीटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसे इलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों? अदर जो आपकी हीटिंग मेथड्स हैं उनसे क्यों बेटर है, उनको भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों अगर हम एडवांटेज की बात करें, यहाँ पे काफ़ी सारे इसके एडवांटेजेस हैं, तो इसलिए मेरिट्स हैं दोस्तों, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कंसीडर किया है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है आपका एक इंजीनियरिंग पार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इससे जुड़े जो क्वेश्चंस होते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग वेल्डिंग इन दोनों से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटिंग की बात करते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम एडवांटेज देखें तो आपकी स्क्रीन पर है कि क्लीनलीनेस। तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में जो इलेक्ट्रिक आजकल आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड व्हीकल्स चल रहे हैं काफ़ी, तो ताकि एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन बने, जितना हो सके पोल्यूशन फ्री हो। तो यहाँ पर डस्ट ऐश जो है यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो ये एक पहला एडवांटेज है सबसे पहले अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड चीज़ें होंगी वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ और आपकी जानकारी के लिए भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेज, तो कोई भी फ्लू गैसेज यहाँ पे नहीं यूज हो निकलती हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटिंग के दौरान, और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो प्रदूषित नहीं होता है। तो नो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहाँ पे ऐसा लिखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो ईज ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोलिंग है दोस्तों हीटिंग की, इलेक्ट्रिक हीटिंग की, वो काफ़ी ईजी रहती है। कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग। अदर जो उसमें मेथड्स हैं दोस्तों उनमें हमें काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ईज ऑफ कंट्रोल है, साथ ही लो टेंशन और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसकी काफ़ी कम रहती है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं, आप यहाँ पे डिटेल में रीड कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे मैं आपको बताता रहूँगा दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के लिए, आपकी जानकारी के लिए, वो मैंने आपको हाईलाइट करके भी यहाँ पे रीड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इजीली इन चीज़ों को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं एडवांटेज की बात करें तो स्पेशल हीटिंग रिक्वायरमेंट्स दोस्तों, इसमें हम यूनिफॉर्म हीटिंग हमें प्रोवाइड होती है, जबकि अदर जो मेथड्स होते हैं उनमें हमें यूनिफॉर्म हीटिंग नॉर्मली नहीं मिलती है देखने को। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। और जो एफिशिएंसी है तो वो तो आपको पता ही है दोस्तों काफ़ी हाई रहती है। तो मोस्ट ऑफ द जो क्यों रहती है एफिशिएंसी हाई, क्योंकि ज़्यादातर हीट जो है वो हीटिंग पर्पज में ही काम आती है, ज़्यादातर वेस्ट नहीं होती है। तो मोस्ट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इज यूटिलाइज फॉर हीटिंग द मटेरियल, जिसको हमें हीट करना होता है वही सिर्फ वहीं पे काम रहता है। तो यहाँ पे ये थे इसके कुछ एडवांटेज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम आगे चलेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स और एप्लीकेशन भी देखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कोई भी जूनियर इंजीनियर का आपका या टेक्नीशियन का आपका एई का एग्जाम होता है तो उसमें काफ़ी पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए अगर आप किसी भी एक इलेक्ट्रिकल में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना, और अगर यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली अगली वीडियो से आप कनेक्टेड रहें और साथ के साथ आप जुड़े रहें। शेयर कर दें वीडियो को ताकि और भी कनेक्टेड हो सके। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग बिकॉज गाइज। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और यहाँ पे सीखते हैं काफ़ी कुछ नया इस वीडियो से। तो यहाँ पे दोस्तों हम डिटेल में जानेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स रहेंगे, टॉपिक्स रहेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग से रिलेटेड, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि सबसे पहले अगर हम जानते हैं तो टाइप्स और एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशंस के बारे में हम बाद में अलग से फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ दोस्तों, आप इसके अकॉर्डिंग ना देखें, एक बार आपकी स्क्रीन पर एक यहाँ पे फ्लो चार्ट आ रहा होगा, फ्लो चार्ट से आप काफ़ी ईजिली समझ पाएंगे
ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी दिक्कत ना हो और रटना ना पड़े दोस्तों। इसलिए आपके लिए जो फ्लो चार्ट है उसमें आप देखें एक बार कि हीटिंग मेथड्स के अगर हम पार्ट्स को डिवाइड करें, क्लासीफाई करें, तो यहाँ पे आप रेड करेंगे कि पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग है और एक तरफ आपका हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। तो नॉर्मली तो जो हीटिंग मेथड है वो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग ही होते हैं। इसके बाद इनके सब पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। अगर हम बात करें पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोम्बार्डमेंट हीटिंग आपको मिलेंगे पार्ट्स। तो ये नाम आप जरूर ध्यान रख लें, ये तीनों यहाँ तक तो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अगर हम देखें दोस्तों, तो ये दो बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, वो बाद में। तो पहले हम एक बार अपने इमेज बना लेते हैं माइंड में, ताकि आपको यहाँ पे ग्राफ सा याद हो जाए और आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग की बात करेंगे, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी जो है आपकी पावर फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे जो पार्ट्स हैं वो है इंडक्शन हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, तो ये दो ही हैं। अब इधर वापस आएंगे तो रेजिस्टेंस हीटिंग भी दो तरह की होती है दोस्तों। रेजिस्टेंस में एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग रहती है, एक इनडायरेक्ट। आर्क हीटिंग में भी सेम डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। तो यहाँ पे ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दी है, हीटिंग मेथड्स कैसे होते हैं। नाउ अपनी चलते हैं डिटेल में, इनको जानते हैं, इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट देखेंगे दोस्तों डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की अगर हम बात करें, तो अब आप दोस्तों यहाँ पे उससे मैच कर सकते हैं अपना जो फ्लो चार्ट था और उसके अकॉर्डिंग आप ट्री बना के अपना आगे वन बाय वन समझते जाएं। तो यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की हम बात करते हैं दोस्तों। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होती है? तो करंट जब पास करवाया जाता है डायरेक्टली दोस्तों, जिस बॉडी जिस मटेरियल को हमें हीट करना होता है उसमें से डायरेक्टली करंट पास करवा के अगर हम यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करें तो उसे हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस हीटिंग बोलते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ दोस्तों, जो आपके लिए बहुत जरूरी रहेंगे एग्जाम में, जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा वही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और दोस्तों की जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होती है वो आपकी साल्ट बाथ फर्नेस में एम्प्लॉय जो करी जाती है। और यहाँ पे जो फर्नेस होती है आपकी, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगी होती हैं जो हीट करती है। साथ ही दोस्तों इसका जो टेम्परेचर है दोस्तों, जो साल्ट बाथ होता है आपका, फर्नेस होती है, उसका टेम्परेचर अराउंड 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाया जाता है। तो ये जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक तरह से एक साइड में नोट कर सकते हैं इनको आने वाले एग्जाम्स के लिए, और आपके नॉर्मल जो है नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़रूरी रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में वोल्टेज जो यूज़ होती है दोस्तों वो सिर्फ 2 से 20 वोल्ट ही यूज़ होती है, जबकि जो करंट यूज़ होता है वो हाई करंट यूज़ होता है, अराउंड 3000 AC करंट एम्पियर में जो है या यूज़ किया जाता है। तो ये थे डायरेक्ट हीटिंग के बारे में हमने बात की यहाँ पे। और आप देख सकते हैं अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो है हीटर डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह आप रीड कर सकते हैं, ये एज ए एग्जांपल के तौर पर आपके लिए है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो करंट पास किया जाता है वो इनडायरेक्टली पास किया जाता है, एक वायर या फिर जैसे एक सोलेनॉइड होता है दोस्तों, तो वहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि करंट इज पास थ्रू ए वायर और अदर हाई रेजिस्टेंस मटेरियल फॉर्मिंग ए हीटिंग एलिमेंट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो I²R लॉस होता है आपका, अगर आपको ये भी निकालना पड़े तो यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं। तो जो कॉपर लॉस है वही आपका यहाँ पे हीट लॉस बोला जाता है। तो I²R यहाँ सो प्रोड्यूस इज ट्रांसमिटेड बाय रेडिएशन या कन्वेक्शन के थ्रू जो है यहाँ पे हीटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। और यूज़ कहाँ होता है दोस्तों, एप्लीकेशन भी आपको साथ के साथ मिल जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज इन डोमेस्टिक रेडिएटर्स में, इमर्जन वाटर हीटर में आपने देखा होगा, और जो हम पानी गर्म करते हैं तो वो भी एक इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का ही पार्ट है। और हीट ट्रीटमेंट, मेटल्स की हीट ट्रीटमेंट में यहाँ पे आपको इसका एग्जांपल भी मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक वाटर हीटर जैसे होता है आपने देखा होगा, वो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। कैसे वर्क करता है एक्चुअली, इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रिक वाटर जो हीटर होते हैं दोस्तों वो सप्लाई हॉट वाटर देते हैं हाउस होल्ड में, आप सभी को पता है। एक्चुअली इनमें थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट का जो पर्पज है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, एक जगह बरकरार रखने में काम आता है। साथ ही दोस्तों जो टैंक है आपका वो कवर्ड होता है फोम इंसुलेशन, और उसके साथ ही उसके बाहर एक ग्लास लेयर लगी होती है, ताकि एक हीट के लिए जो है अंदर वाटर गर्म है उसके लिए इंसुलेशन का काम करे। तो ये थे इसके बारे में, बाकी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं आप डिटेल में थोड़ा सा। नेक्स्ट अगर हम बढ़े हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है इंडक्शन हीटिंग आएगी दोस्तों। तो इसके बारे में जानने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं जो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपके अगर हम टाइप ऑफ फर्नेस जो होती हैं दोस्तों, आपने जैसा कि ऊपर पढ़ा है और देखा है, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में जो हम फर्नेस यूज़ करते हैं
तो वो भी 3 तरह की होती हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एज ए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ फर्नेस की अगर क्वेश्चन आता है रिलेटेड, तो लो टेम्परेचर एक फर्नेस होती है जो आपकी सिर्फ 300 डिग्री सेल्सियस तक काम करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक मीडियम टेम्परेचर फर्नेस होती है जो आपकी 300 से 1050 डिग्री सेल्सियस तक, और जो नॉर्मली उसका यूज होता है जो मीडियम टेम्परेचर फर्नेस होती है वो एनिलिंग में, नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्टील एंड नॉन फेरस मेटल्स में काम आती है। यहाँ पे एक और टाइप की फर्नेस होती है जिसको हम हाई टेम्परेचर फर्नेस बोलते हैं। उसका टेम्परेचर दोस्तों 1050 डिग्री सेल्सियस से 1350 डिग्री सेल्सियस तक वो वर्क करती है, और साथ ही किस में काम आती है, हार्डनिंग पर्पज में, जैसे मेटल हार्डनिंग, हार्ड कॉपर जो होते हैं ऐसे इनको हार्डनिंग में काम आती है। तो ये था फर्नेस के बारे में, टाइप ऑफ फर्नेस आपने जाना। अभी आपकी स्क्रीन पर दोस्तों एक रिक्वायरमेंट्स आ रही होंगी कि एक गुड हीटिंग मटेरियल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस सो दैट स्मॉल लेंथ ऑफ वायर में बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो आपका हाई होना चाहिए ताकि लेंथ जो है उसकी कम से कम यूज हो सके और आपकी कॉस्ट भी इफेक्टिव रहे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे रिक्वायरमेंट्स में, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जल्दी जो है हीटिंग मटेरियल है, एलिमेंट है, वही मेल्ट हो जाए, तो ये भी ठीक नहीं रहतेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेशन के कारण यहाँ पर नुकसान रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसका जो है दोस्तों लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब क्या होता है दोस्तों इसका, कि टेम्परेचर के साथ जो है उसका रेजिस्टेंस वेरी कम से कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आइडियल तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये है रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड हीटिंग मटेरियल। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये बहुत ही जरूरी रहेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे, तो अब हम दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्ट एक बार इंडक्शन हीटिंग में यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार एप्लीकेशन के तौर पर देखते हैं कि एडी करंट जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो एडी करंट आर इंड्यूस्ड इन द हीटिंग एलिमेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन के द्वारा। तो इसका प्रिंसिपल आप जरूर ध्यान में रखें दोस्तों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करती है। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, एडी करंट जो है आपका इंड्यूस किया जाता है जिस मटेरियल को हम हीट करते हैं, साथ ही द हीट सो प्रोड्यूस इज ट्रांसमिटेड टू द बॉडी टू बी हीटेड बाय रेडिएशन या फिर कन्वेक्शन। तो रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू जो हम हीट को ट्रांसफर करते हैं उसे इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों डायरेक्ट हीटिंग होती है, डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग होती है। तो इसमें हम जो करंट है उसको हम करंट आर इंड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन इन द बॉडी टू बी हीटेड। जिस बॉडी को हमें हीट करना होता है हम डायरेक्टली उसी में करंट को इंड्यूस करवाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे ये आप जरूर ध्यान में रखें। तो यहाँ पे आप इमेज में भी कुछ देख पाएंगे, इस तरह से होता है जैसे हम इंडक्शन हीटिंग में काम करते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, तो आपके यहाँ पे इंडक्शन हीटिंग का नाम आया है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही यहाँ पे हीटिंग मेथड्स में बताया कि इंडक्शन हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आपके हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के पार्ट हैं। तो एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के क्या पार्ट हैं या फिर इनका नाम देकर ये किस टाइप की हीटिंग है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग में आपको रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग और इलेक्ट्रॉन बोmbardment हीटिंग मिलेंगी। तो रेजिस्टेंस हीटिंग हम डिफाइन कर चुके हैं, इंडक्शन हीटिंग आपने यहाँ पे एप्लीकेशन के तौर पर देख लिया है। आगे फिर से हम इसके थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे ये था इसके बारे में। इसके आगे देखें दोस्तों तो एक डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग का ही पार्ट है। इसमें दोस्तों डाइलेक्ट्रिक लॉस करवाया जाता है, जैसे एक कैपेसिटर वर्क करता है कि बीच में एक इंसुलेटर होता है और शायद दोनों तरफ आपकी कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। तो नॉन मेटेलिक मटेरियल होता है दोस्तों जो आपका बीच में, उसमें अगर हमें हीट प्रोड्यूस करवानी है तो हमें डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ करते हैं। और ये दोस्तों काफ़ी इफेक्टिव रहती है और काफ़ी यूज़फुल रहती है, इसका पावर फैक्टर भी हाई रहता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है, इसलिए ज़्यादातर ये यूज़ की जाती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक यूनिफॉर्म हीटिंग का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से होता है, बीच में जो आपका यहाँ पे मेटल प्लेट्स होती हैं दोनों तरफ और बीच में मटेरियल जो आपको हीट करना होता है और साइड में यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज। तो ये है आपका डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। यहाँ पे नीचे है दोस्तों एक और द इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग, जैसा कि हमने देखा। तो आर्क हीटिंग जो है वो आपका पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग का पार्ट है। इसमें एक्चुअली आर्क ड्रॉन की जाती है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, हाई टेम्परेचर आपका इवॉल्व होगा, कितना अराउंड 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक इसको लेके जाया जाता है। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल रहती है मेटल्स को मेल्ट करने में और उनकी जो एनिलिंग करने में। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने डिस्कस किया एप्लीकेशन और यहाँ पे टाइप्स ऐसे और चार्ट के अकॉर्डिंग उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कितने टाइप की हीटिंग्स हैं, कौन कौन सी हीटिंग्स हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हम जानते हैं
जैसा कि हमने ऊपर बार बार यूज़ हो रहा था कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है दोस्तों कि 3 तरीके से होता है, आपको पता है हीट का ट्रांसफ़र। तो ये आपको पता ही है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये आप जरूर नाम ध्यान में रखेंगे। रेडिएशन, तो कंडक्शन क्या होता है दोस्तों कि रेट एट विच द हीट इज कंडक्टेड थ्रू ए सब्सटेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर ग्रेडियंट। जब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यहाँ पर आपका हीट ट्रांसफ़र होती है एक मटेरियल से, तो वहाँ पे हम कंडक्शन बोलते हैं। साथ ही कन्वेक्शन क्या होता है कि हीट इज ट्रांसमिटेड बाय कन्वेक्शन इन, जैसे इमर्जन आपकी टाइप वाटर रोड होती है, जैसे में पानी गर्म करते हैं, वहाँ पे हम कन्वेक्शन जैसे होती है लिक्विड में नॉर्मली, और ये जो कन्वेक्शन होती है वो वर्टिकली ही नॉर्मली होती है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। बाकी आप डिटेल में अगर रीड करना चाहें तो यहाँ से कर भी सकते हैं, आपके सामने है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करते हैं तो वो है रेडिएशन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होती है। यहाँ पे आपको बताना था एक्चुअली यहाँ पे कि स्टीफन्स लॉ से रिलेटेड, तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद कर लें। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। नॉर्मली अगर इससे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर यही आता है, फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या फिर अगर यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनेगा। तो आप इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लें कि हीट डिसिपेशन H इज इक्वल टू 5.72 इंटू 10⁴ NE T1/1000 की 4 माइनस T2/1000 की 4। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट आप जरूर याद कर लें हीट डिसिपेशन की। यहाँ पर T1 क्या है, T2 क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और यहाँ पे एक है रेडिएटिंग सरफेस का, एक ऑब्जर्विंग सरफेस का। ईटा क्या है दोस्तों, कॉन्स्टेंट आपका यहाँ पर जो 1 माना जाता है नॉर्मली, और 0.8 0.5 जो है आपका नॉर्मली यहाँ पे माना जाता है। तो इसमें रेंज आपको दी जाती है, और जो यहाँ पे एप्सिलॉन आप देख पाएंगे वो आपकी इमिशिविटी है। तो ये इसके बारे में था, आपको पूरा उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें दोस्तों तो आपको मिलेगी यहाँ पे रेजिस्टेंस ओवन की हम बात कर लेते हैं, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसकी कुछ खासियत क्या है दोस्तों। तो ओवन जो है आपका एक वायर रेजिस्टेंस एलिमेंट जो है उससे बना होता है, और साथ ही दोस्तों ये 1000 अराउंड डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशल एलिमेंट ऑफ ग्रेफाइट अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका टेम्परेचर हम 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी लेके जा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ओवन के बारे में ये है, और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट यही है इसके बारे में। टेम्परेचर रेंज अक्सर पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा। तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं दोस्तों कि हीटिंग एलिमेंट जो होता है आपका मटीरियल है जो होता है उसकी क्या यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और फ्रीडम फ्रॉम ऑक्सीडेशन, स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। तो ये था इसके बारे में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। यहीं पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि हीटिंग मटीरियल्स की बात आई है तो यहाँ पे आप एक और इमेज देख पाएंगे स्क्रीन पर कि यहाँ पे आपको टाइप ऑफ अलॉयज जो हैं, काफ़ी हीटिंग मटेरियल्स कौन से हम यूज़ करते हैं और उनकी क्या क्या कंपोजिशन होती है वो आप देख पा रहे होंगे। इन सभी को आप ज़रूर ध्यान में रखें। कंपोजिशन की बात करें अगर हम तो यहाँ पे निकल कॉपर जैसे हीटिंग एलिमेंट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिसमें 45% निकल 55% कॉपर होता है। यहाँ पे ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है आपको कंपोजिशन के तौर पर, मेनली तो कंपोजिशन ही पूछी जाती है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। निकल क्रोमियम आयरन है, उसकी भी 60% निकल होता है, 24% आयरन और 16% क्रोमियम। निकल क्रोमियम में 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है। क्रोमियम एल्यूमिनियम आयरन में आपको 20 से 30% क्रोमियम मिलता है, 5% एल्यूमिनियम और 65 से 75% आयरन मिलता है। तो इनकी कंपोजिशन है, कुछ इंपॉर्टेंट हीटिंग जो मटेरियल है, एलिमेंट है, तो इनके आप ज़रूर नाम ध्यान रखें, कंपोजिशन ध्यान रखें, और बाकी आप इनकी ये रेंज जो है टेम्परेचर रेंज है ये भी ध्यान कर लें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपको एग्ज़ाम में मिलता है या वैसे भी आपको कोई पूछता है तो पता होना चाहिए, इन चीज़ों का नॉर्मल है। तो यहाँ पे ये था इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पे तो हम एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी और लॉस में अगर हम बात करें तो टिपिकल एफिशिएंसी ऑफ रेजिस्टेंस फर्नेस यूजुअली आपकी लाई करती है 60 to 80%। ये लाइन आपको जरूर याद कर लेती हैं। यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है कि जो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस फर्नेस की, वहाँ पे एफिशिएंसी कितनी होती है दोस्तों, तो 60 से 80% आपको यहाँ पे एफिशिएंसी देखने को मिलती है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप रीड कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पैरामीटर्स जो आपको W/W प्लस A, B, C, D हैं। तो इनके जो पैरामीटर नेम्स हैं ऊपर आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप इजीली रीड कर पाएंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अगर मैं यहाँ पे आपको बात बता दूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जानने का है कि कॉज ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स, जो आपके हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों वो उनके फेल होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वर्बली। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक्चुअली क्या होता है कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा टेम्परेचर के कारण हॉटस्पॉट बन जाते हैं, जिसके कारण एलिमेंट खराब हो जाता है, फेलियर हो जाता है और यूज़ में नहीं रहता।
नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो जनरल ऑक्सीडेशन हो जाती है दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा कि उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो ऑक्सीडेशन ना हो बट एक टाइम के बाद उसमें होने लगती है। तो जनरल ऑक्सीडेशन ऑफ द एलिमेंट एंड इंटरमिटेंसी ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एम्ब्रिटलमेंट कॉज बाई ग्रेन ग्रोथ के कारण, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो एम्ब्रिटलमेंट होने लगती है उसमें, और साथ ही कॉन्टामिनेशन ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट जो है वो आपका खराब होने लगता है, एक एजिंग इफेक्ट होता है हर चीज़ का, तो वही है इसके बारे में। तो यहाँ पे कॉज ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स, ये भी आपको ध्यान में रख लेने हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो जैसे एनिलिंग स्टील है, एनिलिंग कॉपर है, इनकी जो है यहाँ पे आपको कंजप्शन और रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे बताया गया है। एनर्जी कंजप्शन क्या है अराउंड, तो ये आप देख सकते हैं, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम डिटेल में इंडक्शन हीटिंग, तो क्योंकि इंडक्शन हीटिंग से आपको यहाँ पे जानने की काफ़ी है, और यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़रूरी है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये भी देख लेंगे। यहाँ से देखते हैं कि इंडक्शन हीटिंग में आपको करंट इंड्यूस्ड करवाया जाता है, जैसा कि प्रिंसिपल है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन के थ्रू जिस मटेरियल को हमें हीट करना होता है। बट यहाँ पे इंडक्शन हीटिंग भी दो प्रकार की होती है, कोर टाइप और कोरलेस, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो नॉर्मली यूज़ होता है वो फॉर मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग मेटल्स में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दोस्तों कोर टाइप फर्नेस जो यूज़ करते हैं, तो कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग जो है वो नॉर्मली क्यों यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो कोर टाइप फर्नेस जो है इसमें नॉर्मली एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो आपको सभी को पता है अगर हम इंडक्शन करवाना है तो इंडक्शन के लिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो इफ़ द करंट डेंसिटी इज अलाउड टू एक्सीड अबाउट 5 एम्पियर, द पिंच इफेक्ट ड्यू टू दीज फोर्सेज में कॉज कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ सेकेंडरी सर्किट। तो पिंच इफेक्ट देखने को मिलता है अगर एक करंट डेंसिटी आपकी 5 एम्पियर पर mm स्क्वायर से एक्सीड कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो कोर टाइप फर्नेस में आपको ये ध्यान रखना है पिंच इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिलता है, और ये जो इसकी लिमिट है वो करंट डेंसिटी जब 5 एम्पियर पर mm स्क्वायर से इंक्रीज करती है तो यहाँ पे पिंच इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये इसका काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ अदर डिसएडवांटेज मिलेंगे, और यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये जो फर्स्ट इमेज है ये आपकी कोर टाइप इमेज है। कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग कुछ इस प्रकार से होती है। इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो आप जरूर ध्यान में रखें कि कॉस्ट जो है आपकी यहाँ पे हाई रहती है, और यहाँ पे जो क्रूसिबल हम यूज़ करते हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो क्रूसिबल जो यूज़ करते हैं यहाँ पे इसकी शेप को लेकर और जो मेटलर्जी पॉइंट है वो भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एक स्पेशल मोटर जनरेटर सेट की ज़रूरत पड़ती है। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो दोस्तों in order to start the furnace a complete ring of metal must be present in the crucible। तो क्रूसिबल जो है उसमें यहाँ पर एक कंप्लीट रिंग ऑफ मेटल आपको कुछ ऑलरेडी इसमें होनी चाहिए प्रेजेंट, तभी ये जो है वर्क करती है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं अगर हम बात करें। आगे हम देख लेते हैं तो कोरलेस इमेज में आप यहीं पे देख सकते हैं कोरलेस टाइप आपकी यहाँ पे इंडक्शन हीटिंग आएगी। तो कोरलेस इंडक्शन हीटिंग में सिंपल है कि जब हम डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्शन नहीं होता है मटेरियल का करंट से, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्टली इंडक्शन क्रिएट करते हैं, तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। साथ ही जो इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे, बाकी आप रीड कर सकते हैं स्क्रीन पर है, तो मेन चीज़ जो है यहाँ पे दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज जो है इसका भी, तो वो है कि पावर फैक्टर इज़ टू लो, और वो भी अराउंड 0.1 लैगिंग पे रहता है। तो पावर फैक्टर जो है दोस्तों वो काफ़ी लो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट और सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगर हम इसकी एक बार एप्लीकेशन और बता दूं दोस्तों मैं आपको वर्बली, तो यहाँ पे जो इंडक्शन हीटिंग है उसकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली हार्डनिंग में, एनिलिंग में, मेल्टिंग में, और यहाँ पर ड्राइंग पेंट्स में, इन सब में यूज़ होती है। बॉन्डिंग, क्लच, फेसिंग में, इन सभी में ये यूज़ होती है, तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपकी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, उसके बारे में देखें तो यहाँ पे हीटिंग ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल्स सच जैसे, तो ये काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों कि वुड, प्लास्टिक और सिरामिक्स जो नॉन मेटेलिक पार्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे ये हीट कर सकता है। और यूज़ कैन बी मेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस विच occurs in such materials when subjected to an alternating electrostatic field। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के द्वारा यहाँ पे जो नॉन मेटेलिक पार्ट्स हैं उनको भी हम हीट कर सकते हैं, वो भी यूनिफॉर्मली। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के पार्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि फ्रीक्वेंसी रेंज जो है यहाँ पे 10 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज जो है यूज़ की जाती है, जबकि जो वोल्टेज होती है वो आपकी 20 किलो वोल्ट तक हम नॉर्मली
यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख भी पाएंगे दोस्तों कि एप्लीकेशंस में अगर हम जाएं तो सच एप्लीकेशंस में इंक्लूड बॉन्डिंग ऑफ लेमिनेशन वुड एंड प्लास्टिक मटेरियल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ फूड और तंबाकू, या फिर इसके साथ ही स्टरलाइजेशन ऑफ सीरियल्स जो अनाज होते हैं, तो इन सभी में हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये इसके बारे में था। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम इस पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर हम बात करें जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ मेटल अपॉन मेटलिक सरफेस जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, क्योंकि डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है तो वो भी आपसे यहाँ पर क्लियर रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक और आपके यहाँ पे टर्म पूछी जाती है एग्जाम में इससे रिलेटेड हीटिंग में, तो यहाँ पे एक होती है थ्रोइंग पावर। थ्रोइंग पावर क्या होती है दोस्तों? इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू प्रोड्यूस इवन इरेगुलर सरफेसेस। तो दोस्तों जो आपका इरेगुलर सरफेस होता है इलेक्ट्रोलाइट की, उसमें जो एबिलिटी होती है कि वो थ्रोइंग पावर, जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसके दौरान जो थ्रोइंग पावर होती है वो इलेक्ट्रोलाइट की कितनी है वो उस पर डिपेंड करती है। तो थ्रोइंग पावर की डेफिनेशन आप जरूर ध्यान में रखें कि डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू प्रोड्यूस इवन इरेगुलर सरफेसेस। तो ये इसके बारे में था जो नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहीं पर इलेक्ट्रिक हीटिंग से रिलेटेड हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जितने भी इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन सेट्स होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और आपको पता है हाल ही में जो डेट्स आ गई हैं एसएससी जेईई 2019 की भी और 2020 की भी वैकेंसीज आ गई हैं, तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, आपको बूस्ट देगा दोस्तों। UW भी एक अपना पार्ट जो है रोल प्ले करता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें दोस्तों अपने फ्रेंड्स में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।